तो अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ फैक्टर्स की। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका रिजल्टेंट या नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने लेट से एक फोर्स ऐसे लगा दिया F1, एक फोर्स ऐसे लगा दिया F2। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है। तो उसके लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम थ्योरम होती है, उसको समझते हैं। पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहती है कि मान लो आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक है F1 एक है F2, दोनों के टेल ऐड कर दिया F1 F2, और ये एंगल मान लो इसका है थीटा। तो दो फोर्सेस हैं F1 और F2 और उनके बीच में एंगल है थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों फोर्सेस को यूज करके अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दें इस तरह से, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी ये वाली और इसके पैरेलल ये लाइन बना दी ऐसे, ये अगेन F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो अगर हम दो फोर्सेस या दो वेक्टर का यूज करके दो वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर कहना ज्यादा अच्छा होगा, P और Q, इसको P कह दो, इसको Q कह दो, क्योंकि फोर्स स्पेसिफिक हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमें जनरल वेक्टर की बात करनी है। तो हम फोर्स की नहीं, सिर्फ जनरल वेक्टर्स की बात करेंगे। ये P और Q दो वेक्टर्स हैं और ये किसी एक पॉइंट पर एक्टेड है, इस पॉइंट को कह दो O। So P and Q are two vectors acting on a point O and represented by two adjacent sides of a parallelogram. Then their resultant will be represented by the diagonal. कहने का मतलब क्या है कि अगर P और Q दो फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो किसी पॉइंट पर एक्टेड हैं और इनको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट कर दें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने किया है, ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम की दो साइड से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये है रिजल्टेंट। ये बेसिकली हमारे पास पैरेललोग्राम थ्योरम होती है, ठीक है ना, कि P और Q को मैंने पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट किया है, तो रिजल्टेंट डायगोनल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं एक काम तो ये कर सकता हूं, एक मिनट, तो समझो कि भाई ये P था, तो P को मैंने पहले स्केल रख करके मेजर किया, फिर मैं Q को मेजर करूंगा और उनके बीच के एंगल को मेजर करूंगा। फिर क्या होगा, मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैं इसके R को भी मेजर कर लूंगा, यानी कि डायगोनल को। तो डायगोनल को मैं स्केल से मेजर करके पता कर सकता हूं कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और एंगल को मेजर कर लूंगा यहां से, ये एंगल है अल्फा, तो मुझे पता लग जाएगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता लग जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये एंगल P है, ये सॉरी साइड P है, ये एंगल थीटा है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये P है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा P sin थीटा और ये हो जाएगा P cos थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा P sin थीटा, ये हो जाएगा P cos थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं एक ट्राइंगल बाहर निकालता हूं AB, ट्राइंगल OAB। अगर मैं ट्राइंगल OAB को बाहर निकालूंगा OAB, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ये OA is basically R, resultant of P and Q. Triangle AB is P sin theta and OB is Q plus P cos theta। ये Q
प्लस पी कॉस थीटा, तो ट्राइंगल ओ ए बी आ गया। नाउ वी कैन राइट दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी बी सी नहीं है, बी ओ, ओ ए स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और ये बेस, ये एंगल है अल्फा, याद रख के चलना है। रिजल्टेंट इज एट अल्फा एंगल विद Q, not with P, with Q. So we can write that R square is equals to AB. AB is P sin theta square plus Q plus P cos theta square. R square is equals to P square sin square थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर लिखता हूं, P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। यहां से हम p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta is r square. So r is under root of p square plus q square plus 2pq cos theta। ये रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट ऑफ p एंड q विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम। अगर मैं बात करूं अल्फा की तो मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू p sin थीटा, यानी कि ए बी, एक स्टेप और लिख देते हैं, ए बी tan अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इट विल बी p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। ये हमारे पास अल्फा आ गया। तो कहने का मतलब ये रिजल्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट and this is the direction of resultant, magnitude and direction of resultant। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहती है? पैरेललोग्राम थ्योरम कहती है इफ टू वेक्टर्स acting on a point be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant
कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the diagonal of that parallelogram passing through intersection of vectors। ये होता है हमारे पास पैरेललोग्राम थ्योरम। पैरेललोग्राम थ्योरम बोलती है इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन their resultant can be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the intersection point। मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, दो वेक्टर इधर है दो साइड्स पे, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसकी डायगोनल पे होगा। डायगोनल ये वाला भी हो सकता है, देखिए ये भी तो डायगोनल होगा ना, पर ये वाले डायगोनल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो ये वाले पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल हम रिजल्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अभी पैरेललोग्राम लॉ समझा है, उसके क्वेश्चन करने से पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो तीन छोटे छोटे लॉज हैं उसको और समझते हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। उनमें से एक आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या किया था कि एक वेक्टर ऐसा था ए, एक वेक्टर ऐसा था, सॉरी ये P था और एक Q था, नाम बदल गया, नाम नहीं बदलना, P और Q तो ये दो वेक्टर्स थे और फिर हमने इनका रिजल्टेंट निकाला था। आप समझिए इससे ही हमने इसको ऐसे कर दिया था, ये P था, सॉरी ये Q था और ये P, और हमने कहा था रिजल्टेंट क्या है, व्हाट इज रिजल्टेंट। हमने कहा था रिजल्टेंट है ये डायगोनल, दिस इज रिजल्टेंट। अब समझ में आया ना क्या है, एक बार और समझा देता हूं कि ये P था ये Q था, P के पैरेलल एक लाइन खींची, Q के पैरेलल एक लाइन खींची, और हमने कहा था कि जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट है। नाउ हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे क्या, इसको इरेज कर देंगे ऊपर से, ये Q को इरेज कर दिया और यहां से P को इरेज कर दिया। जब मैंने Q और P को इरेज कर दिया तो मुझे एक ट्रायंगल मिला। ट्रायंगल मुझे क्या कह रहा है, देखो पहले क्या था, दोनों फोर्सेस की या दोनों वेक्टर्स की टेल मिली हुई थी एक साथ, ये P था और ये Q था, मिली हुई थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि एक वेक्टर का हेड यानी Q का हेड और P की टेल एक जगह मिल गई ना। पहले टेल मिली हुई थी, अभी हेड और टेल मिला हुआ है। जब हम दो वेक्टर्स को इस तरह से रखें कि एक का हेड और दूसरे का टेल मिले, ऐसे नहीं रखना है, ये तो पैरेललोग्राम लॉ में रखते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि एक का हेड दूसरे का टेल, और हम इस तरह से दो वेक्टर्स को जमा दें, अरेंज कर दें, तो ये किसी ट्रायंगल की दो साइड्स की तरह एक्ट करेगी। सोचो, इसको मत देखो, अभी आर को नहीं देखें अगर हम, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यस, इट कुड बी द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो जो थर्ड साइड होगी ना, क्लोजिंग साइड, वो रिजल्टेंट होगा। पैरेललोग्राम लॉ ही है, बोलने का तरीका अलग है कि अगर दो साइड्स को हम ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, दो वेक्टर्स को, if two vectors be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then the third side will represent resultant। तो जो थर्ड साइड है, क्लोजिंग साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा कहा। क्लियर है? ये है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
आप समझिए कि अगर यहां पर मैं कह रहा हूं कोई आदमी 4 मीटर चला, उसका डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, ठीक है ना, टूवर्ड्स ईस्ट, और फिर वो टर्न लेता है 3 मीटर चलता है, 3 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले ईस्ट चला फिर नॉर्थ चला, अब दो डिस्प्लेसमेंट हो गए ना, एक का हेड दूसरे का टेल, मिल गया। अब यहां पे ट्रायंगल लो लगा सकते हैं, ट्रायंगल लो लगाएंगे तो इसका रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर एक साइड 4 है एक साइड 3 है, एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5। पैरेललोग्राम लो से जो फॉर्मूला आया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आर का, आर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 0, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ही बचेगा और कुछ बचना नहीं है। तो फिलहाल समझने की बात क्या है कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by two sides of triangle, then their resultant can be represented in magnitude and direction the resultant can be represented in magnitude and direction of the third side of triangle by the third side of the triangle। तो दो साइड से अगर हमने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है ट्रायंगल की, तो थर्ड साइड जो होगी वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगर हम बात करें, बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दो ही वेक्टर का एडिशन करने को रहे। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे दो से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हो, 3 4 5 6 फोर्स काम कर रहे हो, तो चलिए, तो अगर दो से ज्यादा फोर्सेस होंगे, 3 4 5 6 7 फोर्स होंगे, तो क्या करेंगे सर, तो हम पॉलीगन लॉ को काम पे लगाएंगे। फोर्स पॉलीगन लॉ, वेक्टर पॉलीगन लॉ। तो हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि मान लो आपके पास मल्टीपल फोर्सेस हैं, है ना, मल्टीपल फोर्सेस हैं या मल्टीपल वेक्टर्स हैं जो कि एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, इस तरह से काम कर रहे हैं बहुत सारे फोर्सेस, आप कितने भी लगा सकते हो। तो इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, पॉलीगन लॉ कहता है इफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे n नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं और उनको रिप्रेजेंट करेंगे, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बाय मल्टीपल या वेरियस साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इन सेम सेंस, मतलब सेम सेंस में जा रहा है, ऑपोजिट नहीं आ रहा, सेम सेंस में, देन द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगन इन ऑपोजिट सेंस या ऑपोजिट ऑर्डर। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले इसी पे एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को। मान लो एक वेक्टर, एक पार्टिकल है
इस पार्टिकल पे 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं। कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? 4। मान लो एक फोर्स ये है 2 न्यूटन, एक फोर्स ये है 2 न्यूटन, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है। फिर एक फोर्स ये है 2 न्यूटन, ये एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री, और एक फोर्स ये है 2 न्यूटन। मान लो कि 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं 2 न्यूटन के। तो अगर ये 2 न्यूटन है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और एंगल सबके बीच में 30-30 का दे रखा है, या ऐसा बोलो ये 30, 60 और 90 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फोर्स आएगा 2 न्यूटन, उसको ऐसे बना देंगे। जहां पर इसका हेड है वहां पे दूसरे फोर्स का टेल होना चाहिए। अब दूसरा जो फोर्स है पहले फोर्स से 30 डिग्री पर है, तो 30 पर बना दो। ये 2 न्यूटन था, ये भी 2 न्यूटन है, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक। तीसरा जो फोर्स आएगा ये, वो यहां से इस लाइन से 30 डिग्री पे बनेगा, तो ऐसे बना दो, थोड़ा सा और बड़ा करो, ये ऐसे 2 न्यूटन एट 30 डिग्री। जो चौथा फोर्स आएगा, फोर्थ फोर्स, 1 2 3 बना दिए हैं, अब चौथा बनाएंगे फोर्थ। फोर्थ कितनी डिग्री पर है? अगेन 30 डिग्री पर है, बनाने में थोड़ा सा ऐसे जाएगा, है ना, 30 डिग्री। ठीक। अब मैंने तो क्या किया है, ना तो मैंने कंपास का यूज किया, ना मैंने स्केल का यूज किया। यू कैन यूज कंपास एंड स्केल। तो आप कंपास और स्केल का यूज करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पॉलीगन ए एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द पॉलीगन बी, इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके आंसर ले आएंगे। स्केल से मेजर करना है, इसको 2 सेंटीमीटर मान लो, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 30 30 30 30। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया ग्राफिकल, लेकिन मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि इसको एक्चुअल में करना कैसे है, क्योंकि हम इस लॉ का यूज थ्योरेटिकली तो कर सकते हैं, पर आप सोचो क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पे स्केल लेकर के तो नहीं बैठेंगे ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो अप्रोच समझते हैं एग्जाम वाले। एग्जाम में हम ये पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के नहीं बैठ सकते। तो कैसे सॉल्व होगा कि इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो ये 2 न्यूटन पहला फोर्स था, दूसरे फोर्स का कॉस कंपोनेंट आएगा 2 cos 30, और यहां जाएगा 2 न्यूटन के साथ 2 sin 30, 2 sin 30। तो ये वाला फोर्स हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। 3 फोर्स मैंने रिजॉल्व करके लिख दिए हैं। चौथा फोर्स है 2 न्यूटन 60 डिग्री पर, तो हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री। इसका ये वाला कंपोनेंट निकाल लिया। ऐसे ही इसका ये कंपोनेंट लेंगे 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, दोनों के कंपोनेंट्स ले लिए। तो मैंने जब इसका कंपोनेंट लिया cos 30 और sin 30, तो cos 30 sin 30 मैंने इसको हटा दिया बीच में से। ऐसे ही दूसरे वाले का कंपोनेंट लिया 60 60 वाला, और मैंने उस फोर्स को भी हटा दिया। तो ये पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। आप देखो यहां पर सिंपल हो गया इसको ऐड करना। यहां पर अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस बात करें तो 3 फोर्सेस हैं, तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां पे हमें कोई ज्यादा कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कैसे करेंगे, 2 प्लस cos 30 होता है √3/2, तो 2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस cos 60 यानी कि 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2। तो मैंने 1 2 3 इन तीनों का रिजल्टेंट लिख लिया। कितना आएगा मेरे पास, यह आएगा 2 प्लस √3
प्लस 1, ठीक है ना। 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, 2 रूट 3 होता है 1.6, तो 2 प्लस 1.6 यानी कि 3.6 और 3.6 और 1, 3.6 और 1 हो जाएगा 4.6, ठीक है। जो भी यूनिट होगी न्यूटन, तो न्यूटन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास Fx। अब हम निकालेंगे Fy। जब मैं Fy निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 2 प्लस साइन 30, साइन 30 होता है 1/2 यानी कि 2 इंटू 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2, 2 इंटू √3/2, ये भी अप्रॉक्स यही आ जाएगा 4.6 न्यूटन। तो जो मेरे पास दो फोर्सेस थे, वो दो फोर्सेस कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे ऐसे कि भाई पहले तो था 4.6 न्यूटन x में, और y में कितना आ गया Fy 4.6 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं अलोंग x और अलोंग y, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। कितना आएगा, √4.6 का स्क्वायर प्लस 4.6 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4.6 √2, 4.6 इंटू 1.41। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट। तो जब भी मल्टीपल फोर्सेस आ जाएंगे तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे, या मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगे या मल्टीपल वेक्टर्स आ जाएंगे तो उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं, वापस से आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा काम का है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, उसके फॉर्मूले पे। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला क्या आया था, R √(p² प्लस q² 2pq cos थीटा। अगर मैं कह रहा हूं थीटा 90 डिग्री है तो R की वैल्यू आ जाएगी √p² प्लस q², cos 90 हो जाता है 0। तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही कुछ देखने को दिखता है, R² p² प्लस q²। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या है कि मेरे पास जो p था और ये q था, ये p और ये q दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस तरह से होगा। दूसरा अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स p sin 90, sin 90 हो जाएगा 1 sin 90 अपॉन q प्लस p cos 90, cos 90 होता है 0, तो हो जाएगा tan इनवर्स p अपॉन q, ठीक है ना, y अपॉन x, यही तो स्लोप होता है y अपॉन x। इसके बाद अगर थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 0 डिग्री है, कितने हैं 0 डिग्री, तो r कितना आएगा, r आएगा √p² प्लस q² प्लस 2pq cos 0, cos 0 होता है 1, तो ये p प्लस q का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो जो r आएगा वो p प्लस q आएगा। सोचो a² प्लस b² प्लस 2ab, cos 0 तो 1 हो जाएगा ना, तो ये जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, अंडर रूट होगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट है किन्हीं दो वेक्टर का, वो मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम होता है भाई जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। सोचो आप यहां से पुश कर रहे हो, मान लो ये कार है, कार को आप पुश कर रहे हो, ये कार ऐसे जा रही है, आप कोई सामने से अपोजिटली पुश करेगा तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा कि जब दो लोग धक्का दे रहे हैं कार को, दोनों साथ में दे रहे हैं, पीछे से धक्का दे रहे हैं या आगे से धक्का दे रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट कर रहा है या वेक्टर एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। यही अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, पॉज करके एक बार करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो, कॉस की वैल्यू 180 रख दो, तो अंडर रूट ऑफ p² प्लस q² प्लस 2pq cos 180, cos 180 कितना होता है, cos 180 इज -1, तो r इज p माइनस q, तो r वेक्टर कितना आ जाएगा, p माइनस q के बराबर आ जाएगा, यानी कि मिनिमम हमारे पास जो वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो यहां से आएगा, ठीक है, ये मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं अगर P बराबर Q होगा,
तो क्या रखते हैं, r इज इक्वल्स टू, कुछ भी कंडीशन रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। r इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट में। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, r इज इक्वल्स टू p स्क्वायर 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2p स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, r को मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर, 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो थीटा की जगह थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। थीटा प्लस थीटा को cos a प्लस cos b, तो cos a cos b sin a sin b माइनस आ जाएगा बीच में। अब यहाँ थीटा की जगह थीटा बाय 2 करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा हो गया ना, cos थीटा हो जाएगा 2 यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बोल दिया। तो 1 की जगह ये लिख दिया और cos थीटा की जगह ये लिख दिया। साइन थीटा वाला पोर्शन ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, क्या बचेगा r इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर और यह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सब कुछ अंडर रूट में है। और देखो ये हो जाएगा 4p अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसको लिखेंगे 2p cos थीटा बाय 2, 2p cos थीटा बाय 2। मतलब क्या है कि अगर दो सेम फोर्सेस काम कर रहे हो किसी एक पॉइंट पर, टू सेम फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, देन द रिजल्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला 2p cos थीटा बाय 2। तो अभी हम लोग दो क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो दो फोर्सेस हैं, F1 हो गया, अगर F1 है P 3P, F2 हो जाएगा 5P, 3P और 5P, तो इस रेशियो में है, उनका रिजल्टेंट है 28, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 28 न्यूटन दो फोर्सेस का। इफ एंगल उनका बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल है बिटवीन देम इज थीटा 60 डिग्री, तो ईच फोर्स बताओ। तो देखो निकालना आसान है, F क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos 60, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर प्लस 2 3p 5p cos 60 होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, r आ जाएगा हमारे पास 9 और 25, 9 और 25 34 और 15, तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 34 प्लस 15 यानी कि 49p स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 7p। और r कितना दे रखा है, 28 दे रखा है r, ठीक है ना। तो p की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4, p की वैल्यू 4 आ गई, तो F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12 न्यूटन, और F2 आ जाएगा 5 इंटू 4 यानी कि 20 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे F1 और F2 का, 12 और 20 न्यूटन। दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ A इज इक्वल्स टू B प्लस C, तो A जो है वो रिजल्टेंट है B और C का, हैव स्केलर मैग्नीट्यूड 3 4 5 5 4 3, तो A का मैग्नीट्यूड है 5 और 3 और 4 है B और C का,
ठीक है ना। तो इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं, सॉल्यूशन अगर मैं निकालूं तो हमें पता है अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये 5 होगा, ऐसे, सॉरी ऑपोजिट ऐसे, तो ये 5 हो जाएगा। तो कह रहा है ए और सी के बीच में एंगल बताओ, ए और सी के बीच में। तो अगर ये ए है, ये सी है, ये भी है, ए और सी के बीच में एंगल होगा ये, मान लो ये थीटा है, तो साइन थीटा इसको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। दोनों में से कुछ भी एंगल हो सकता है। वैसे ये एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल है ये कितना होता है, दोनों से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा अपने पास 53 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होता है 37। 3, 4, 5 ट्राइंगल जो है ये गोल्डन ट्राइंगल है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका रेशो हमेशा याद रखना हमें कि अगर 3, 4, 5 साइड है, 3, 4, 5 साइड्स हैं अगर ट्राइंगल की, तो 3 के सामने वाला एंगल होता है 37, 4 के सामने वाला एंगल होता है 53 और 5 के सामने वाला एंगल होता है 90। याद रखने की बात है, तो रट्टा मार लो, बार बार काम आएगी, बार बार इसको हमें समझना पड़ता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी का वेक्टर का सम निकालना है। ए और बी का दे रखा है एज शोन इन फिगर, फिगर ये दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ देयर वेक्टर, सम वेक्टर, सम इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का सम का मतलब होता है रिजल्टेंट, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। और ए और बी की वैल्यू दे रखी है 4 और 3, ठीक। तो ए है 4, बी है 3, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा √4² प्लस 3² प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 60। कितना हो जाएगा, cos 60 कितना होता है, इट इज 1/2। तो 4² 16 प्लस 9, 16 और 9 25, 25, ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 12, 25 और 12 √37 यूनिट। यूनिट लिखा हुआ है वहां पे भी, ये यूनिट लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर किलोमीटर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आर ये आ जाएगा। दूसरा पूछा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना, P sin थीटा। अब दोनों में से P किसको ले, Q किसको ले, जिसको भी आप Q लोगे, आप मैं लिखता हूं पहले फिर समझाता हूं। तो 4 sin 60 अपॉन 3 प्लस 4 cos 60। अब समझो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल थीटा, ये थीटा आएगा 3 के साथ, यानी कि यहां से ये एंगल है थीटा, जो मेरे पास थीटा नहीं, इसको अल्फा कहते हो, थीटा हमने ऊपर ले लिया अल्फा। तो जो अल्फा एंगल आया वो ऐसे आएगा। अगर हमें कहता, अभी इससे सिर्फ डायरेक्शन निकालने को बोला, ऐसा नहीं बोला ए के साथ निकालोगे बी के साथ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए या बी किसी के साथ भी निकाल सकते हो। अगर हमें ये आएगा विद बी लाइक दिस, ये बी के साथ रिजल्टेंट आ गया ये ए। लेकिन अगर हमें ए के साथ निकालने को कहता, लेट्स से फाई एंगल, तो फाई के लिए क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 3 sin 60 अपॉन 4 प्लस 3 cos 60। तो ऐसे लिखते हैं, मतलब जिसके साथ हमने एंगल मेजर करना है उसको अकेला लेंगे। अगर 4 के ए के साथ लिया तो ए को अकेला छोड़ो, और एंगल बी के साथ लिया है तो बी को अकेला छोड़ो, मतलब साइन और कॉस के साथ मत लो। ये बात ध्यान रखने की है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन जिस बात के लिए मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है वो कारण यही है कि समझना जरूरी है कि एंगल किसके साथ लिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है, पर दूसरे चैप्टर्स में जब काम करते हैं हम लोग, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, तो वहां पर बहुत फर्क पड़ता है कि आपने एंगल कहाँ से मेजर किया है। तो एंगल किस वेक्टर के साथ मेजर किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट देन दिस। सो ध्यान रखना है, जिसके साथ एंगल होगा वो इधर अकेला आएगा, ऊपर नीचे जो आएगा वो दूसरा वाला नंबर आएगा, ठीक है ना। जैसे हमने अल्फा लिया बीटा, तो बीटा अकेला छोड़ा है, अल्फा लिया। और अगर हमने फाई लिया है ए के साथ, तो ए वाला यानी कि 4 को अकेला छोड़ा है, 3 के साथ दोनों को लिखा है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर सकते।
अभी बात करते हैं थोड़ा सा, हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस भी लेंगे, कुछ पीवाईक्यू भी लेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि हमने वेक्टर एडिशन तो सीख लिया, बट क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसी भी कोई चीज होती है? तो हो सकती है, देखो जैसे मान लो आपने कहा भाई ए आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है साहब, हमने मान लिया, आपने कहा मैंने मान लिया, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज होती है कि आर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी? बिल्कुल होती है, 100% होती है। देखो क्या होगा, a माइनस बी को, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। इसका क्या लिखेंगे? इसका भी ऐसे लिख देंगे, इसको लिख दो ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में बी, माइनस बी लिख सकते हैं ना बी की जगह, तो ये दोनों सेम ही तो चीज हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए। अच्छा, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बी आएगा, प्लस का ही आएगा, लेकिन यहां वाला जो माइनस बी है वो माइनस ही रहेगा, तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा लिखना है, ये मैं समझाना चाह रहा था। तो कॉस थीटा, ये होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, हमने डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स निकाले, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस पर भी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता, जो हमने अभी क्वेश्चन लिया था वही ले लेते हैं, सही रहेगा। ये बी था 3 यूनिट, ए था 4 यूनिट, ठीक है ना, 3 यूनिट और 4 यूनिट। इसका एंगल मान लो थीटा 60 डिग्री, तो a प्लस बी अपने पास आया था अंडर रूट ऑफ 37, a माइनस बी कितना आएगा वो बताओ? तो ये होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। बात समझ में आई? मैंने क्या लिखा? a माइनस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, बी की जगह माइनस बी लिख दिया, बस इतना सा, और कुछ भी नहीं, अलग कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना कर लिया बहुत है। ये हो गया 16 9 25 प्लस 4 2 8 3 12 cos 60 होता है 1/2। अच्छा, माइनस भी आ जाएगा भाई, 4 2 8 3 4 2 8 24 है भाई, ये 2 से कैंसिल होगा तब 12 होगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 12, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ 13। a प्लस b कितना आया था 37, a माइनस b कितना आया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, a है p वेक्टर, b है p वेक्टर, a है p वेक्टर, b है p वेक्टर, इनका रिजल्टेंट भी है p वेक्टर। बताइए थीटा कितना? a और b दो वेक्टर्स हैं, दोनों सेम हैं। क्वेश्चन कैसा लिखा आएगा? थ्योरी में कैसे लिखेंगे? थ्योरी में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा देयर आर टू वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स a एंड b एक्टिंग एट सर्टेन एंगल थीटा, इफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू वन ऑफ देम या ईच ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, या थीटा बता दो भाई, सिंपल सी चीज है। तो हम क्या करेंगे? हम r का फॉर्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r आ जाएगा, सॉरी r अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। थीटा की जगह, थीटा तो कैलकुलेट ही करना है, ठीक है, अंडर रूट उधर भेज दो यार, r की जगह पे p लिख दो, अंडर रूट उधर भेज दिया तो p स्क्वायर हो गया, r की जगह पे p लिख दिया, 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा। याद करो हमने ये भी कैलकुलेट किया था, अभी थोड़ी देर पहले किया था, r इक्वल्स टू 2p cos थीटा बाय 2, ऐसा एंगल का फॉर्मूला आया था ना, वही है, घबराने वाली बात नहीं है। उससे भी कर सकते हो आप यहाँ पे p रख करके, और ना रखो तो भी दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, ये अंडर रूट भी तो रहेगा,
अच्छा स्क्वायर लगा दिया ना, अंडर रूट हटा देंगे, सही है। इधर स्क्वायर लगा दिया तो अंडर रूट हट जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 इज टू 2 1 प्लस कॉस थीटा 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इज टू 1/2 माइनस 1 इधर आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 कॉस थीटा इज टू माइनस का 1/2, ठीक है ना। कॉस थीटा इज टू माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा इज टू कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है ना। वैसे cos 1/2 होता है, ये आ जाएगा 120, थीटा इज टू 120 डिग्री, ठीक है ना। 120 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं आपको कॉल मतलब करके दिखाता हूँ। cos 120 को लिख सकते हैं sin 90 प्लस 30, सॉरी cos 90 प्लस 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये sin 30 हो जाएगा माइनस का 1/2, इस तरह से। तो cos 120 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि एक फोर्स इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये R हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, तीनों में एंगल कितना है 120 120 120, ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये आएगा इक्विलिब्रियम के लिए, और वैसे रिजल्टेंट आएगा अगर P और Q का, तो इनके बीच में आएगा, इस तरह से 60 डिग्री पर आएगा। इसको समझेंगे। अभी लेमिस थ्योरम बाकी है मेरे दोस्त, लेमिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम करेंगे फॉर श्योर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन है जेईई 2025 का, 2025 जेईई का। इसमें कह रहा है दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि ए वेक्टर का जो मान है वो बी वेक्टर के वैल्यू के बराबर है। अब इसमें कह रहा है, इसको हटाया था थोड़ी देर के लिए, ये फर्स्ट लाइन का मतलब आ गया, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज 2 टाइम्स ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स है a माइनस बी के, ऐसा। तो आपको बताना है एंगल बिटवीन a एंड b, तो क्या करेंगे, दोनों की तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। स्क्वायर करते a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। भाई वेक्टर एडिशन ही तो है। इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा ये 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। भाई a माइनस बी के लिए यहाँ पे माइनस आता है, a प्लस बी के लिए यहाँ प्लस आता है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab cos थीटा। मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये उधर चल जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3a स्क्वायर। देखो 4 में से एक जाएगा, 4 में से सिंगल a जाएगा, तो क्या बचेगा 3, फिर यहाँ से 4b में से b प्लस का 3b स्क्वायर, 2 और 8 ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 10 ab cos थीटा बराबर 0। अच्छा ये भी हमें पता है a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो a की जगह b या b की जगह a लिख दो, मैं a लिख देता हूं सब जगह। तो 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बराबर 10a स्क्वायर cos थीटा। ये नेगेटिव था ना, तो इसको उधर ले गए, ये ऐसा दिखेगा, a स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6a स्क्वायर बराबर 10a स्क्वायर cos थीटा। भैया cos थीटा आ जाएगा 6/10, यानी कि 3/5 cos थीटा। cos थीटा 3/5, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। दैट्स इट, आंसर आ गया। तो क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड बराबर इनका a प्लस बी, a माइनस बी का ट्वाइस होता है, बाकी हमने ओपन किया इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट निकाला, और आंसर हमारे पास 37 डिग्री आ गया। 25 जेई का क्वेश्चन।